राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन ऋषि सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में आरएएस और पीएसआई के मॉक नंबर 33 की हम चर्चा करेंगे। मॉक नंबर 33 में जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ के, उनके सॉल्यूशन को आज हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या था। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजी से था। क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 16% क्या है अधिक है, तो आपको बताना है बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट क्या है कम है। तो देखो, दो व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है। मान लो मैंने कहा कि बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन बी से 16% ज़्यादा, कहने का मतलब 116 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बी का वेतन ए से कितना कम है, तो सर 16 कम है। तो आपसे यही पूछ रहा है कितना परसेंट में ये वैल्यू, तो 16 कम है 116 में, और गुना किसका करना है सर, 100 का। मुझे बताओ, 4 से ये 4 बार कटेगा, 4 से मैं काटूं, 4 दूनी 8 और 4 नमा 36। क्लियर है। तो मेरे पास वैल्यू ऊपर तो आ रहा है 400 और नीचे आ रहा है क्या, 29, और यह परसेंट में आ रहा है। हमें तो एक्चुअल मान निकाल कर लाना है, तो एक्चुअल निकालेंगे। 29 से काटा, मैं 29 से कितनी बार काट सकता हूं सर, एक बार। तो अगर 40 में से 29 घटाया 11 बचा, कहने का मतलब 0 लगा दूं तो 110। 29 में 110 का भाग लगाऊंगा तो यह कितनी बार जाएगा, 3 बार, क्योंकि 29 या 87 होता है। और 110 में से अगर आप 87 को घटाते हो तो आपने कहा 3 ये 2 ये 23, दशमलव आके एक 0 बैठाओगे 230। तो बताओ अब 29 का पहारा कितनी बार पढ़ना होगा, तो आप कहोगे सर अब 29 का पहारा मुझे कितनी बार पढ़ना होगा। तो मैं देख रहा हूँ 29 का पहारा अगर मैं 7 बार पढ़ूँ तो 7 नमा 63, ये 6, सॉरी 9 सते 63 और ये 6, 7 दूनी 14 और 6 कितना 20। तो आपने कहा सर लगभग कितनी बार में जाएगा, 13.7 बार में। और 13.7 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो कि कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए एक बार पूरी क्लास, ये अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही। क्लियर है ये बात है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा। क्या कह रहा है, 4 वर्ष में इतने रुपया हो जाता है, कितना, 18,000, सॉरी 1875 कितने में कन्वर्ट हो जाता है, 2625 में, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। तो साधारण ब्याज के अंतर्गत समान ब्याज दर पर 9 वर्ष के अंत में इतने रुपए कितना हो जाएगा, मतलब इसका मिश्रधन निकाल कर लाना है। कितने वर्षों का, 9 वर्षों का। तो मुझे एक बात बताओ, पहला वाला क्वेश्चन यहां से यहां तक पढ़ो। यहां से यहां तक मुझे टाइम पता है, मूलधन पता है, मिश्रधन पता है। रेट निकाल लेते हैं। रेट कैसे निकालोगे, तो सर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना क्या, दर, गुना क्या, समय। तो आपने कहा सर 1875 का मूलधन है, 2625 मुझे मिल रहा है, तो ब्याज कितने का मिलेगा, 750 का ब्याज मिल जाएगा। इसमें से इसको घटा दो। तो आपने कहा सर साधारण ब्याज 750 का है, गुना किसका किया, 100 का। मूलधन मेरे पास 1875 है और समय मेरे पास कितने वर्षों का है सर, 4 वर्षों का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। मुझे बताओ 4 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा सर, 25 बार। और 25 से मैं इसको काटूं तो मैंने कहा 25 सते 175 भैया, बचेगा कितना, 12 और 5, 125, 25 पंचे 125। फिर 75 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो मैंने कहा कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में चल रहा है वो कितना चल रहा है, 10% वार्षिक चल रहा है। अब आपसे क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से वही दर यूज करना है। लिखा है ना, समान दर पर 9 वर्षों के अंत में इतना रुपया कितना हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ब्याज आप निकाल लोगे 9 वर्ष का, और मूलधन अब कितना लेना है, 24,000। 9 वर्षों का 10% के हिसाब से आप क्या लोगे, ब्याज। मूलधन कितना है सर, 24,000 है। समय कितना है सर, 9, दर कितना है 10 और बटा कितना 100। सर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब मैं इनको कैलकुलेट कर लूँ तो 24 का मैं कितना गुना करूँ, 9 गुना। तो मैंने कहा सर 24 का 9 गुना कितना होगा, तो 9 चौका सर 36 हो जाएगा। बोलोगे जी सर। 9 दूनी 18 और 3 कितना होगा सर, 21। और यहाँ पे कितने जीरो डल जाएंगे सर, 2 जीरो डल जाएंगे। तो सर ब्याज कितना मिलेगा 9 वर्षों का, 21,600। लेकिन हमें ब्याज नहीं बताना, हमें मिश्रधन बताना है। तो आपने कहा सर 24,000 तो मूलधन प्लस 21,600 का ब्याज 9 साल में,
तो सर यह टोटल कितना बनेगा 45,600। तो 9 वर्ष में 24,000 कितने में कन्वर्ट हो जाएगा 45,600 में, जो कि कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। यह इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर, ये इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, ठीक है। अगले को देखो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कोई भी बच्चा जो पीएसआई की तैयारी कर रहा है या फिर आरएस प्री की तैयारी कर रहा है, कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स आप हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हो। अगर आप कंप्लीट पीएसआई की रीजनिंग लेना चाहते हो तो 1000 में आपको मिल जाएगा, और आरएस की रीजनिंग की बात करें तो ये आपको 1100 में मिल जाएगा। और ये अपने रीजनिंग का कोर्स मिलेगा कहाँ, तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लो, या फिर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और उसके बाद आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, 50,000 पर एक वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब 6-6 महीने पर ब्याज चलाना है, तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा। मुझे एक बात बताओ, अर्धवार्षिक के रूप से कह रहा है और कितने साल का कह रहा है सर, 1 साल का। तो 1 साल में कितनी बार ब्याज मिलेगा, 2 बार। और जब 2 बार ब्याज मिलेगा तो गोल्डन रेशियो क्या पढ़ाया है सीआई का, 2:1। यही तो पढ़ाया है। कभी भी 2 बार में ब्याज निकालना हो, सुनना मेरी बात, कभी भी 2 बार में सीआई निकालना हो तो गोल्डन रेशियो क्या याद रखना है, 2:1। ठीक है, अब क्या करना है सर, रेट 8% है 1 साल का, तो इसका आधा कर देंगे तो 4% हो जाएगा हाफ ईयर का, कहने का मतलब 6 महीने का। तो अब कुछ नहीं करना, मूलधन मेरे पास 50,000 था, 50,000 का 4% निकाला, कितना आएगा सर, 2,000। फिर 2,000 का 4% निकालेंगे, कितना आएगा सर, 80। नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 40, सॉरी 4 में 20 का गुना करेंगे 80। अब 2 बार ही 4% क्यों निकाला, क्योंकि 2 बार में ब्याज निकालना था। सर पहला वैल्यू कितना है, 2,000, तो मैंने कहा यहाँ पहले कितना है 2, तो 2 में 2,000 का गुना, प्लस दूसरा वैल्यू कितना है 80, और यहाँ कितना है 1, तो 1 में 80 का गुना। इनको सॉल्व करूंगा तो ये 4,000 और ये 80। तो आपने कहा सर 1 साल में जो टोटल सीआई मिलेगा अर्धवार्षिक रूप से 4% के हिसाब से 4,080 रुपया मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किससे मैच कर रहा है, सी से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा सर, अपना बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लो एक बार। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। पूरे क्वेश्चन में कह रहा है आप माध्य निकाल कर बताओ, और माध्य निकालना तो इतनी बार सिखा दिया है कि अब सोते सोते भी आंसर आप ले आओगे। सर ये फ्रीक्वेंसी है, ये एफ का मान है। अब ऐसे डेटा के लिए सबसे पहले मुझे x का मान निकालना होगा, बोलो हाँ या ना। और x का मान निकालने के बाद x गुना f करना होगा, बोलो हाँ या ना। जी सर। x का मान कैसे निकालते हैं, तो जो भी मेरा क्लास इंटरवल दिया है, जो भी ये वर्ग अंतराल दिया है, इनका योग करके आधा, इनका योग करोगे 10, आधा करोगे 5, इनका योग करोगे 30, आधा करोगे 15, वैसे ही करते जाओगे। ये 25 आएगा, ये 35 आएगा, ये 45 आएगा, ये 55 आएगा, और ये कितना आएगा, 65 आएगा। कर लिया, जोड़ा 70, आधा 35, जोड़ा 90, 45, 110, आधा कितना 55, और 130, आधा कितना 65। अब इसको इससे गुना करना है, तो बताओ 5 में 2 का गुना कितना 10, 15 में 4 का गुना कितना सर 60, 25 में 12 का गुना, तो 25 दाई 250, और 25 दूना 50, तो 300। ठीक है। 35 में 21 का गुना, तो 35 का 20 गुना 700, और 35 और जोड़ दो सर 735। 45 का 6 गुना, तो 45 का 6 गुना कितना कहोगे सर, 270। नहीं, 6 चौका 24, 6 गुना 40 कितना 240, और 6 पंचे 30 और जोड़ दो 270। 55 का 3 गुना सर कितना 165, और 65 का 2 गुना कितना सर 130। अब इसके बाद इन सबको जोड़ लेना है, इन सबको जोड़ लेना है। सर इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, मैंने कहा 4 2 6 और 12 18, 18 और 2 20, 20 6 26, 26 और 3 29, 29 में 21 जोड़ोगे सर ये टोटल 50 आएगा। इनको भी जोड़ना है तो जोड़ ही लेते हैं सर, 5 और 5 10 का 0, हासिल कितना 1, 6 1 7, 7 3 10, 10 7 17, 17 और 3 20, 20 6 26, और 1 कितना होगा सर 27। अब हासिल कितना है सर 2 है, 7 3 10, 2 12, 13 14, और 2 कितना 16। ठीक है, तो इनका योग आया 1670, इनका योग आया 50। हमने कहा सर माध्य निकालो, तो सर जो एफ एक्स का टोटल वैल्यू है वो 1670 है।
और कंप्लीट f का योग क्या है, बारंबारताओं का योग 50 है, भाग लगा दो। सर 0 से 0 कटेगा, 5 से काटा, 5 तिहाई 15, फिर 17 बचेगा, 5 तिहाई 15, फिर 5 दूनी 10, मतलब इसका जो माध्य आएगा वो 33.2, 33.2, 33.2। अच्छा 5 तिहाई 15 करोगे ना तो 2 बचेगा, तो 5 चौका 20, ठीक है। 33.4 बार इसमें ये वैल्यू कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, ए में, ठीक है। 33.4 क्या होगा इस पूरे आंकड़े का माध्य। अगले को देखो 5वें नंबर को। अब ये प्रोबेबिलिटी का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, एक थैले में 33 से 92 तक नंबरिंग करके एक कार्ड रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं पूछूं कि 33 नंबर से शुरुआत किया और 92 नंबर तक का कार्ड रखा हुआ है, तो टोटल कार्ड कितना रखा हुआ है, मतलब एनएस कितना होगा। तो आप कहोगे सर टोटल कार्ड 30 रखा हुआ है, कैसे निकालते हो, तो ये सब बेसिक चीज़ है। सर 33 से 92 तक कितने संख्या हो गए, इनको काउंट करना है। तो क्या करते हो, इन दोनों को घटा देते हो, लास्ट माइनस फर्स्ट, और एक जोड़ देते हो। एक क्यों जोड़ते हो, क्योंकि खुद को भी काउंट करना है। इनको जब घटाओगे, सर इनको जोड़ोगे 93 और 93 में से 33 घटाओगे, तो सर ये वैल्यू कितना बनेगा, 60। सॉरी ये वैल्यू कितना बनेगा, 60, 30 नहीं 60। 92 में से 92 प्लस एक 93, 93 में से 33 घटाओगे, वैल्यू कितना बनेगा, 60। तो आप कहोगे सर 33 से 92 तक नंबरिंग किया हुआ कार्ड है, तो टोटल कितने कार्ड हो जाएंगे, सर 60 कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। उनमें से एक कार्ड आपको निकालना है रैंडम रूप से, और क्या कह रहा है, जो कार्ड निकालो ना वह पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या, कि कार्ड पे अगर 33 लिखा है तो 33 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 34 लिखा है तो 34 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 35 लिखा है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, सर 36 लिखा है तो ये पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है, सर 6 का वर्ग है। तो वो वाली बात। तो 33 से 92 के बीच में सभी पूर्ण वर्ग वाली संख्या हम निकाल लेते हैं। कौन कौन सा होगा, तो सर 33 में 33 के बाद 36 होगा, 33 तो होगा नहीं, 36 होगा। 36 के बाद 49 होगा, 49 के बाद 7 का वर्ग हो गया, 8 का वर्ग 64 होगा, और 8 के वर्ग के बाद 9 का वर्ग 81 होगा, उसके बाद 10 का वर्ग 100, लेकिन हमें लास्ट 92 तक ही जाना है। तो यही जो 4 नंबर लिखे होंगे ना कार्ड पे, ये पूर्ण वर्ग है किसी संख्या का। किसका है सर, ये 6 का है, ये 7 का है, ये 8 का है, और ये क्या है, 9 का है। तो हमसे कह रहा है इनकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो। तो मुझे बताओ यहाँ टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, 4। एन का मान कितना, 4, और एन एस कितना है, 60। इनको काट दो, आंसर क्या होगा, 1/15। 1/15 क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता, 1/15 क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। अच्छा आगे बढ़ने से पहले कोई भी बच्चा पीएसआई की तैयारी कर रहा है, कंप्लीट मैथ का कोर्स लेना चाहता है, तो 900 में अपने एप्लीकेशन पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। साथ साथ में कोई ऐसा चाहता है कि नहीं मुझे रीजनिंग और मैथ दोनों कॉम्बो चाहिए, तो पीएसआई के लिए रीजनिंग और मैथ कंप्लीट अगर आप परचेज करना चाहते हो कोर्स तो 1500 में, आरएस के लिए रीजनिंग और मैथ का कॉम्बो परचेज करना चाहते हो तो 1600 में। फीचर सारे दिए हैं, इन सभी फीचर्स के साथ आपका कोर्स क्या होगा, मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देता हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको सीखो, सीखोगे तो चीजें क्लियर होंगी। क्या कह रहा है कि सर 7 अंकों की एक ये संख्या है, 33 से विभाज्य है, मतलब यह 33 से कट जाएगा। साथ साथ में कह रहा है कि यहाँ जो ABC लिखा है ना, यह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या समझ गए, ठीक है। तो आपको बताना है 2 गुना A 3 गुना B प्लस C का मान क्या होगा, वो भी अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू बताना है। अब देखो समझना, नंबर मेरे पास 7 अंकों का कौन सा है, 5 2 A 6 B 7 C। इसमें 33 का भाग लग रहा है, तो 33 का डिविजिबिलिटी रूल हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि जो संख्या 11 से कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वो 33 से भी कटेगी ही कटेगी। ये चीज़ आपको पढ़ाया है विभाज्य एकता के अंदर। तो सबसे पहले 11 से कटने का रूल क्या होता है, तो 11 से कटने का एक सिंपल सा रूल होता है, जो विषम पद वाले हैं सबको जोड़ लीजिए। विषम पद पे 5 है, A है, B है और C है, तो मैंने कहा 5 प्लस A प्लस B प्लस C। और जो सम पद वाले हैं उनको जोड़ लीजिए। सम पद पे कौन है, 2 6 7, तो सर 6 और 2 8, 8 और 7 15, और इनका अंतर निकालिए, तो इनका अंतर या तो 0 आए या फिर 11 के पहाड़े में आए।
अगर इनका अंतर लेने पर 0 आ गया तो वो नंबर 11 से कट जाएगा, या फिर 11 आ गया या 11 के पहाड़े में 22, 33, 44 कुछ भी आ गया 11 या 11 के पहाड़े में, तो वो नंबर 11 से कट जाता है। ये रूल बताया है। तो फिलहाल हमारे पास दिमाग में ये चल रहा है, क्या चल रहा है, सुनना मेरी बात को गौर से, कि अगर 11 से कटना है तो इन दोनों का अंतर 0 आना चाहिए या ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 से कट जाए। क्या ये वाली बात क्लियर है? ठीक है। अब 3 का रूल क्या कहता है? सर 3 का रूल ये कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ो, जोड़ने पर अगर वह 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएंगी। तो इन सबको जोड़ो, जोड़ोगे 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, साथ में ए है, बी है और क्या है सर, सी है। अगर इनका योग 3 से कट गया तो ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा, और ये 3 से भी कट जाए, 11 से कट जाए तो 33 से भी कट जाएगा। यही चल रहा है रूल। बोलोगे जी सर। अब देखो करना क्या है, अब हमें सोचना होगा। क्या सोचना है तो सुनना, कि मैं a प्लस बी प्लस सी इन तीनों का योग कितना ले लूं ताकि इनको जब सॉल्व करूं तो या तो 0 आ जाए या तो 21 आ जाए। तो आप कहोगे सर पहला कंडीशन क्या होता है कि सर a प्लस बी प्लस सी का मान 10 ले लो, इन तीनों का योग 10 ले लो, क्योंकि अगर 10 ले लूंगा तो 10 और 5 15, 15 में से 15 घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा, और 0 आ गया इनका अंतर, तो हमने समझ लिया कि नंबर 11 से कट जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रॉबिलिटी क्या होता है कि सर ऐसा नंबर आए इन दोनों को घटाने पर जो 11 से कट जाए। तो भैया अगर मान लो इस वाले वैल्यू को, कौन से वाली वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को मान लो मैं 21 लेता हूं, क्या लेता हूं 21, ए बी सी का योग 21 लेता हूं, तो 21 में 5 जोड़ूंगा कितना आएगा 26। अरे बोलो 21 में 5 जोड़ूंगा कितना आएगा 26, और 26 में से 15 घटाऊंगा तो 11 आएगा, और 11 आया तो 11 से कट जाएगा। तो सर ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, हाँ या ना? बोलोगे जी सर। 0 लाना है तो इनका योग 10 लेना होगा, और 11 से काटना है तो इनका योग 21 लेना होगा। अब इधर आ जाओ, अगर मैं यहां पे a प्लस बी प्लस सी इन तीनों का मान 21 लेता हूं, तो मैं 20 में 21 जोड़ता हूं तो यह वैल्यू 41 आता है, और 41 3 से नहीं कटता है, तो सर 21 तो ले नहीं सकते। तो दूसरा क्या कॉम्बिनेशन बचता है कि सर इनका जो मान है वो आप क्या लीजिए 10 लीजिए, क्योंकि 10 लेते ही यह टोटल कितना बनेगा 30, और 30 3 से कट जाएगा। बोलोगे जी सर। इसका मतलब क्या है कि सर a प्लस बी प्लस सी का मान 10 लीजिए, इससे क्या फायदा होगा कि 10 लेते ही यहाँ पे ये वैल्यू रखूंगा तो यह नंबर 11 से भी कट जाएगा, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान 10 रखूंगा तो ये नंबर 3 से भी कट जाएगा, और नंबर 11 3 दोनों से कट जाएगा तो 33 से भी कट जाएगा। यहां तक तो कहानी पहले अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब आपको ये नहीं बोला कि इन तीनों संख्याओं का योग क्या है, अब इसको मैं अलग से समझाता हूं अगले स्लाइड में, समझना अच्छे से। आप इतना तो डिसाइड कर लिए कि सर a प्लस बी प्लस सी का मान 10 ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकता। साथ साथ में एक बात और, a भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, b भी अभाज्य संख्या और c भी अभाज्य संख्या। तो मैं ऐसे कौन कौन सी अभाज्य संख्या ले लूं जिनको जोड़कर 10 ला सकता हूं? तो मैंने कहा कि सर एक वैल्यू में 5 ले लूं, अभाज्य संख्या है, एक वैल्यू में 3 ले लूं, अभाज्य संख्या है, और एक वैल्यू में 2 ले लूं, अभाज्य संख्या है, और इन तीनों को जोड़ने पर 10 मिलेगा। और ये चीज आपको पढ़ाया भी था, टेस्ट में भी समझाया है कि अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या है तो समझ जाना उसमें एक अभाज्य संख्या 2 होगा, फिक्स है। तो एक अभाज्य संख्या तुमको पता चल गया 2 होना ही होना है, तो बाकी ये दोनों मिलाकर कितना होगा 8, तो क्या रख सकते हो 5 और 3। 7 और 1 नहीं ले सकते क्योंकि 7 तो अभाज्य संख्या है, 1 नहीं है। तो आपने कहा सर यही कॉम्बिनेशन बन सकता है, a का मान 5, b का मान 3, c का मान 2, या ऐसा भी हो सकता है कि b का मान 5 हो जाए, a का मान 3 हो जाए और c का मान 2 हो जाए, लेकिन ओवरऑल नंबर तो यही 3 रहेंगे, 5 3 2। अब 5 a का है, b का मान है, c का मान है, वो बात की बात है। 3 इन तीनों में से किसका मान है, वो बात की बात है। 2 इन तीनों में से किसका मान है, वो बात की बात है। लेकिन भैया नंबर तो यही होंगे तीनों, एक 5, एक 3 और एक 2। ठीक है। अब देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। हमें जो वैल्यू निकालना है वो किसका निकालना है, तो देखो 2 गुना a प्लस 3 गुना b प्लस c, और ये जो वैल्यू आना चाहिए ना ये मैक्सिमम आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब सुन लो मेरी बात को, अगर मैं a का मान 5 लेता हूं, सुनना मेरी बात गौर से, a का मान 5 लेता हूं,
ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन यही तो बनेगा, ए बी सी, या फिर बनेगा ए सी बी, या फिर बनेगा बी ए सी, या फिर बनेगा बी सी ए, या फिर बनेगा सी ए बी, या बनेगा सी बी ए। यही तो हो सकता है। ए का मान 5 5 रख सकते हैं, बी का मान 3, सी का मान 2, या ऐसा ए का मान 5, सी का मान 3, बी का मान 2, या बी का मान 5, ए का मान 3, सी का मान 2, इस तरीके से। अच्छा, इस तरीके से रखते हैं, लेकिन हमें तो इसका वैल्यू निकालना है और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो चेक करो, अगर ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ए का 2 गुना करना है, बी का 3 गुना करना है और इन सबको जोड़ना है, तो वैल्यू देखते हैं कितना आता है। तो ए का मान अगर मैंने 5 लिया तो 5 दूनी 10, बी का मान मैंने 3 लिया तो 3 तिहाई 9, और सी का मान मैंने 2 लिया तो 2। तो ये 10 और 9 19, और 2 कितना 21, 21 आया। ठीक है, ए का तो 2 गुना करना है, बी का 3 गुना करना है और सी को वैसे लेना है। अब आप ए का मान 5 लेते हो तो ये 5 दूनी 10, और ये सी का मान 3 13, और बी का मान 2 लेते हो तो 3 दूनी 6 13, और 6 कितना 19। वैसे केस में टोटल कितना आता है इनका 19। बी का तो आपको 3 गुना करना है, ए का 5 गुना करना है और सी को वैसे ही लेना है। पहले तो वो चीज लिख लो, वो चीज लिख लोगे ना, ये चीज आप लिख लो कि सर वैल्यू तो हमें यही निकालना है। टू ए 3b 3b और 2a। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि सर बी का मान मैं 3 लेता हूं तो 5 तिहाई 15, ए का मान 2 लेता हूं तो 3 दूनी 6, 15 6 21, और सी का मान 2 लेता हूं तो टोटल कितना आया 23। सेम बी का मान मैं 5 लेता हूं, 5 तिहाई 15, सी का मान मैं 3 लेता हूं तो 15 और 3 कितना 18, और ये 2 दूनी 4, 18 और 4 कितना 22। सी का मान मैं 5 लेता हूं, ये कितना लेता हूं 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 और 5 कितना सर 17। ठीक है, सी का मान मैंने 5 लिया, ये लिया तो 3 तिहाई 9, और ये लिया तो 2 दूनी 4, तो 9 और 4 13, 13 और 5 कितना, तो आपने कहा सर 18। मैंने सारे कॉम्बिनेशन मिला लिए, तो यहाँ पे मुझे 2a 3b और c का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल पा रहा है सर 23 मिल पा रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा था सर मैक्सिमम वैल्यू निकाले, तो अपना सही उत्तर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर बी। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही क्या है करेक्ट उत्तर। ठीक है, मिनिमम कहता तो भैया इसमें मिनिमम वैल्यू हमें खोजना पड़ता। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को करने का क्या है सही तरीका। हालांकि मैं डायरेक्ट ही बोल देता कि तुम ए का मान 5 ले लो, बी का मान 3 ले लो, सी का मान 2 ले लो और बैठा लो, 23 आ गया और 23 टिक लगा लो। लेकिन वो तरीका नहीं है, आपको ये 6 केस चेक करने पड़ेंगे कि मैं ए का मान 5 ले लिया, बी का मान 3, सी का मान 2, फिर एक बार ए का मान 5, सी का मान 3 ले लिया, सी का मान 2 ले लिया, बी का मान 3 ले लिया, उससे 19 आया। इसी तरीके से चेंज कर करके टोटल 6 कॉम्बिनेशन बैठेगा, 1 2 3 4 5 6, और इन 6 में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है 23। तो अपना सही उत्तर भी क्या होगा 23। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 है। ले लो, एक समचतुर्भुज है ए बी सी डी, प्रत्येक भुजा 8, तो सर ये सारे 8 होंगे। BD कह रहा है एक विकर्ण है जो कि 8 है, और AC दूसरा विकर्ण है जो कि क्या है 2√x है। तो हमें इसका मान बताना है। मुझे तो एक बात बताओ, क्या आप रूल पढ़े हो कि समचतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्णों के वर्गों का योग बराबर 4 गुना भुजा स्क्वायर, यही तो पढ़ा है। तो मुझे बताओ एक विकर्ण मेरे पास कितना है सर 10 है, एक विकर्ण मेरे पास कितना है सर 10 है। तो मैंने कहा सर 10 का स्क्वायर, दूसरा विकर्ण 2√x है, इसका स्क्वायर बराबर 4 गुना एक भुजा 8 है, तो 8 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो इसमें, सरल करो। तो बताओ सर ये 100 होगा, इसका वर्ग करेंगे 4x होगा, और ये 64 है और 64 का 4 गुना कर दूंगा 256 हो जाएगा। जी सर, तो 4x का वैल्यू क्या आ जाएगा सर 156। कैसे, प्लस का 100 माइनस का इधर हो जाएगा 100। 4 से अगर मैं काटूंगा तो x का मान क्या आएगा 4 3 12, 4 9 36। लेकिन हमें वैल्यू किसका बताना है, रूट अंडर x प्लस 10। और बताओ x का मान आपने क्या निकाला है 39,
39 में 10 जोड़ोगे तो क्या होगा 49, और 49 का वर्गमूल कितना 7। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है अपना बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले को देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब ये देखो आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा पहले वाले भी, इससे पहले भी एक टेस्ट सीरीज हुआ था उसमें सेम सेम सा क्वेश्चन था इसी पैटर्न पे, बस डेटा अलग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि ए और बी के बीच में 8:5 में बांटनी है। ए और बी में 8:5 में बांटनी है, ठीक है। हालांकि गलती से वह कितने में बांट देता है 5 और 8 में। सही से इसमें बांटना था, गलती से इसमें बांट देता है। इस प्रकार ए को अपने मूल हिस्से का 300 कम मिलता है, ए को हानि हो गया। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले चेक करो सर इनका टोटल 13, इनका टोटल 13, अगर दोनों का टोटल सेम है ना तब ज्यादा दिक्कत नहीं, आप सीधा चेक करो। ए को पहले 8 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 5, तो कितने की कमी 3 की, और इसी 3 का वैल्यू कितना दिया है 300, तो कितना गुना हुआ 100 गुना। आपसे कह रहा है टोटल राशि कितने की है, तो सर टोटल राशि 13 की है, और 13 में 100 का गुना कर दो, 1300 क्या होगा क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। लेकिन अगर ये सेम नहीं होता तब डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, पहले सेम बनाते फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते। अगले को देखो क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एबीसी ने एक व्यवसाय शुरू किया और ए की पूंजी सी की 7 गुनी है, बी की पूंजी ए की 2 गुनी है और टोटल लाभ 7,920 का है, तो सी का हिस्सा बताएं। तो ये वाली चीज तो समझ ही गए कि सर प्रॉफिट अमाउंट इनटू टाइम होता है, टाइम फिक्स है तो जो पूंजी का रेशियो वही प्रॉफिट का। अब 3 है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। अब देखो जैसे जैसे कहेगा वैसे करो। ए सी का 7 गुना है तो ये 7, तो ये एक ए सी का 7 गुना है। अगले में क्या कह रहा है बी ए का 2 गुना है, तो ए का 2 गुना करोगे तो बी कितना हो जाएगा 14। यही आपके पूंजी का रेशियो और यही आपके प्रॉफिट का रेशियो। बताओ टोटल प्रॉफिट कितना दिख रहा है 22 दिख रहा है, 14 1 15 और 7 22। और क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट कितना दिख रहा है सर 7920। अब काटा पीटी करो, 3 बार में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 22 या 66 होता है। 66 इसमें से घटाओगे तो 13 बचेगा और उधर 2 132, कितनी बार 6 बार और 1 0, मतलब 360 गुना हो गया। हमसे सी का हिस्सा पूछा तो सी का हिस्सा कितना है 1, तो 1 में 360 का गुना, तो सी का हिस्सा हो जाएगा इसमें से 360 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी से क्या हो रहा है सर मैच हो रहा है। अगले को देखो अब क्वेश्चन नंबर 10। इसको टेबल ग्राफ कहते हैं और टेबल ग्राफ को सॉल्व करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित तालिका 5 वर्षों में कंपनी के विभिन्न मदों पर व्यय दिया है। कंपनी कितना कितना खर्च करता है उन सबका आंकड़ा दिया है। खर्च में क्या क्या है, सैलरी है, ट्रांसपोर्ट है, टैक्सेस है, एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिस प्रमोशन, ऑफिस का जो प्रमोशन है वो सारा खर्च दिया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो देखो आपसे ये पूछ रहा है कि 2017 में कंपनी का कुल खर्च 2021 में उसके कुल खर्च का लगभग कितना % है। तो कौन कौन से ईयर में पूछ रहा है, पहले तो ये देखो भैया, पहले तो कौन कौन से ईयर में 2017 में और 2021 में। तो मुझे बताओ 2017 में टोटल खर्च यही तो होगा, इन्हीं को तो जोड़ना होगा, और 2021 का टोटल खर्च यही तो होगा। तो हमसे यही तो कह रहा है 2017 का खर्च का 2021 के खर्च से परसेंटेज वैल्यू बताएं। मतलब 2017 के खर्च में 2021 के खर्च का भाग लगा के 100 से गुना कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो चलो करो। अब इनको टोटल करना है तो करो। सर 2 और 2 कितना 4, 4 3 कितना 7, 7 3 10 और 1 कितना 11। 11 का क्या लिख सकते हैं सर 1। मैंने कहा 5 और 9 और 1 हासिल था 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 में 6 जोड़ोगे तो 33 होगा। कितना बचा सर 3 बचा। मुझे बताओ 3 1 4, 4 और 3 कितना 7। तो मैंने ये कहा कि सर 2017 में टोटल खर्च कितने का है 731 का है। नीचे किसका लेंगे सर, तो नीचे 2021 का, इनको जोड़ना पड़ेगा। 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10 और 1 11 का 1। ठीक है, 7 3 10, 1 11 और 5 16, 11 और 5 16 और 1 हासिल भी था तो 17 का, 7 हासिल 1, 6 7 8 9 और 1 10, 1 हासिल भी था। तो सर 2021 का टोटल खर्च कितना है सर 1071 है। इसका परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो ऑप्शन लगभग में बताना है, आपको लगभग में बताना है, पूरा पूरा तो कटने से रहा। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ना, जरा यहां सोचना कि 1071 है, अगर मैं इसका 7 गुना कर दूं तो ये 7000
7 एकम 7, 7 सत्ते 49 और ये 7497 हो जाएगा। जबकि यहाँ मेरे पास 7310 है। इसको इससे गुना करोगे ना, देखो भैया 73100 में भाग लगाना है इसका, इतना % आंसर होगा। तो सर भाग लगाते अगर ये 7497 होता तो ये पूरा पूरा 7 बार में कट जाता, यहाँ तक 7 बार में कट जाता, एक जीरो और बैठ जाता तो 70% होता। तो 70% के आसपास देखेंगे। सर ये 60% है, नहीं ये 70% से ज़्यादा है, ये 70% से काफ़ी कम है, 70% के आसपास में कौन आ रहा है 68%। तो 68% अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। समझ गए लॉजिक क्या लगाया कि सर ये 7310 है, ये 7497 है। अगर मैं 7 बार 70 बार 7 बार पहाड़ा पढ़ता तो ये 70 बार में कटता कब, जब ये 7497 था, जबकि ये वैल्यू तो उससे कम है, तो वैल्यू 70% से कम आएगा। तो मैंने देखा 70% से कम कहाँ है, सर ये 61 है, ये काफ़ी कम हो गया। सर ये 55 है, ये बहुत कम हो गया। ये 70 से ज़्यादा हो गया, 70 से थोड़ा सा कम कौन होगा 68। तो 68% में क्या होगा इसका लगभग आंसर। तो इसको जब आप काटोगे तो 61 दशमलव कुछ % आएगा, आप कुछ भी लिख लो, 61.2% के करीब में आएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा लगभग सही उत्तर। तो ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं मॉक नंबर 33 के। क्लियर है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।